अब आ जाते हैं 12वें भाव के लास्ट। सबसे बड़ा ये है कि 12वें भाव का केतु हमें मोक्ष दे देगा, नहीं देगा। तो 12वें भाव की केतु से ऐसी बात कहां से आई कि 12वें भाव का केतु मोक्ष दे देगा? केतु मोक्ष का कारक है। ऐसे कौन से चार्ट हैं जिनको देखकर ये सूत्र बने? 12वां भाव क्या है? 12वें भाव को अगर खाली एक्सप्लेन करने जाए तो शायद 12 क्लास कम पड़ जाएंगे। 12वां भाव, नवा भाव क्या है? नवा भाव आपके गुरु का भाव है। और 12वां भाव क्या हो गया? आपके गुरु का घर हो गया। ठीक है, 12वां भाव आपके गुरु का घर हो गया। तो गुरु का घर क्या होता है? मंदिर समान होता है, मंदिर समान होता है ना। और मोक्ष कहाँ मिलता है? आप गुरु की शरण में। गुरु जिस तरीके से आपको आज्ञा देता है एक। और गुरु का घर क्या होता है? गुरु के घर में डीजे नहीं होता, लाउड स्पीकर्स नहीं बज रहे होते हैं। वहां पे एक साधना का स्थान होता है, आइसोलेशन, योग साधना जो हम 12वें भाव से देखते हैं, आइसोलेशन, जहां आपकी जागृति होती है। और 12वां भाव ही आपके सारे बुरे कर्मों का जो हमारा शारीरिक भोग है, वो भी 12वां भाव है, वो भी 12वां भाव है। तो आपकी सारी इंद्रियों पे कंट्रोल जो है वो 12वां भाव बताता है कि आपका, आपकी सारी इंद्रियों पे आप कंट्रोल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कोई कॉम्बिनेशन देखने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने 12वें भाव को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति की इंद्रियों पे कितना कंट्रोल है उसको। वो बोलता ही है या एक्चुअल में है। कैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है 12वें भाव पर? 12वां भाव जो इन्वेस्टमेंट का भाव है, व्यय का भाव है। गुरु के घर जो भी जाता है क्या खाली हाथ आता है? गुरु के घर, इसको बहुत अच्छे से समझिए कि गुरु के घर जो भी जाता है क्या खाली हाथ आता है वापस? नहीं आता। तो 12वां भाव क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट का भाव है। अब ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको मल्टीप्लाई करके मिलेगा, दूसरे का 11वां। तो यहां पर अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया, क्या केतु अगर बैठा है, कुछ ऐसी साधनाएं की एकांत में, अपनी इंद्रियों को वश में करके, 12वां भाव आपका सैया सुख है, आपका प्राइवेट, कहते हैं ना प्राइवेट प्लेस है वो। उसको कंट्रोल करके अगर आपने कुछ ऐसी साधनाएं की, तब ये मोक्ष देगा। तो क्या अकेला मोक्ष दे देगा केतु? नहीं, उसमें भी टर्म्स कंडीशन है, ऑब्वियस सी बात है। तो वो टर्म्स कंडीशंस क्या हो सकते? वो टर्म कंडीशन ये है कि 12वें भाव में बैठा हुआ केतु अगर पंचमेश से, नवमेश से, गुरु से, अकेले बुध से और 12वें भाव के स्वामी से दृष्टि या युत है, किस किस से? केतु 12वें भाव में पंचमेश से, नवमेश से, बुध से, अकेला बुध, तभी वो शुभ होगा ना, गुरु से या 12वें भाव के स्वामी से युत या दृष्ट है, तब ये आपको आध्यात्मिक रास्ते पर लेकर जाएगा।
तब आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी आएगी। मोक्ष अभी भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मोक्ष का कोई जन्म नहीं, आपको कौन से जन्म में मोक्ष मिल जाएगा। और मोक्ष किसको बोलते हैं? बहुत सारे लोग जो महान ज्योतिषी हैं या महान ऋषि, योगी लोग हैं, ऋषि तो अभी हमें मिलते नहीं है यहाँ पे, जो योगी लोग हैं वो कैसे बता देते हैं, अगर इस केतु पर किसी भी मैलेफिक इन्फ्लुएंस, किसी मैलेफिक ग्रह का षष्टेश, अष्टमेश, 12वें भाव के स्वामी के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11वें के स्वामी के साथ संबंध नहीं हो, दशमेश के साथ संबंधित तो अभी भी कहीं ना कहीं आपका कर्म बाकी है। इन शुभ ग्रहों के अलावा किसी का भी संबंध नहीं है, सिर्फ शुभ संबंध है। तब ये कहते हैं कि शायद ये जन्म इसका आखिरी जन्म है, ये जन्म इसका आखिरी जन्म है। एक और सूत्र है कि जब हम शिक्षा दीक्षा लेते हैं, शिक्षा दीक्षा लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? अगेन गुरु के घर जाना पड़ता है, गुरु के स्थान पे जाना पड़ता है। तो वो कौन सा समय हो जब हम शिक्षा दीक्षा लें, साधना या योग में बैठे? सबसे पहले बात तो आपको ये पता चल गया कि क्या मेरी आध्यात्मिक उन्नति है। सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या मेरी आध्यात्मिक उन्नति है। केतु चंद्रमा होना आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, केतु जुपिटर होना भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, इस बात को समझिएगा। प्योर केतु चंद्रमा होना, प्योर केतु चंद्रमा, प्योर केतु जुपिटर होना, किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं हो, तभी भी कह सकते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति है। या तो फिर क्या हो, पंचमेश, नवमेश, 12वें के लॉर्ड के साथ जुपिटर और मरकरी का इन्फ्लुएंस केतु पर हो, और कोई अशुभ संबंध ना हो, तब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर, आध्यात्मिक रास्ते पर चलना शुरू करोगे। और आध्यात्मिक रास्ते पर कब चलोगे? जब आप पीछे की चीजें छोड़कर आए होगे, आपने डिटैचमेंट को पकड़ लिया होगा ना। अब कौन मेरे माता पिता, कौन मेरी पत्नी, कौन मेरा पति, कौन कितनी मेरी संपत्ति, मेरे 4 बंगले, 20 गाड़ियां, यही सब छोड़ोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो जब आपने केतु को साधना शुरू कर दिया, यानी वो योग है आपके चार्ट में, तो आप साधना तो शुरू कर दिया, लेकिन अब आप उसे आगे साध पाओगे या नहीं साध पाओगे? वो कौन सा समय ऐसा हो जब हम उस दिशा में और आगे बढ़ें, दीक्षा लें? वो कौन सा पवित्र समय हो जब हम दीक्षा लें और उसको पूरा कर सकें? तो जब गोचर का गुरु आपके केतु से संबंध बनाए। कौन कौन? गोचर का गुरु आपके केतु से संबंध बनाए। आपका केतु जहां भी बैठा हो आपकी कुंडली पर, जन्म कुंडली में, आपकी कुंडली पे, अब आज आज के समय में गुरु कहाँ चल रहा है, कौन सी राशि पर चल रहा है बताइए? 2 नंबर की राशि, टॉरस। वृषभ। ठीक है, 2 नंबर। यस, 2 नंबर की राशि। तो आपका, अगर मान लीजिए आपको, आपके सारे योग हैं, अब आपको ये देखना है कि भाई मुझे दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेकर उस दीक्षा की को साधना है। वो कौन सा पवित्र समय होगा? जब साधना के समय, दीक्षा के बाद साधना के समय गोचर में जन्म कुंडली के केतु पर या तो गुरु की दृष्टि हो, या तो उसके ऊपर से गोचर कर रहा हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर गुरु का गोचर नहीं है तो किसका होगा?
आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी का संबंध बन रहा हो उस समय, आपकी कुंडली के पंचमेश और नवमेश का संबंध केतु के साथ बन रहा हो, गोचर की बात कर रही हूं, क्योंकि जो भी क्रिया करेंगे हम आज करेंगे। उसके साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, या इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि शनि की दृष्टि लग्न या लग्नेश पर होनी चाहिए। शनि क्या करता है, विरक्ति देता है ना, विरक्ति देता है। और शनि कर्म का प्लेनेट है। तो जब आपके जीवन में आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं, अब मुझे शांत अकेले अपने उन कर्मों को करना है जिससे मुझे मोक्ष चाहिए, तो शनि कहाँ हो, शनि की दृष्टि, गोचर के शनि की दृष्टि या तो लग्न पर हो या लग्नेश पर हो। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। गोचर में, समझिएगा, गोचर में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मैंने लग्न और लग्नेश पर बोला है, क्योंकि जब चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होती है तब क्या होता है, क्या शुरू होता है, दीदी ये लग्नेश क्या है? सॉरी। एसेंडेंट लॉर्ड, आपका एसेंडेंट लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का मालिक, ठीक है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वो होता है लग्नेश। हम्म, उस पर शनि की दृष्टि होनी चाहिए, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जब चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होती है तब व्यक्ति व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, और अशांत मन कभी भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा सकता। अशांत मन क्या स्पिरिचुअलिटी में जा सकता है, कहते नहीं। हैं ना, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा है, नहीं, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि अगर है, मैं चार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, गोचर में जब आप साधना ले ली है, आपने दीक्षा ले ली है, दीक्षा के बाद आप साधना करने जा रहे हैं, तो अगर ऐसा गोचर में ऐसा योग बन रहा है जो आपकी लग्न कुंडली से मैच कर रहा है इन सूत्रों के साथ, तो वो आपकी कुंडली के लिए, आपके लिए, आपकी आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का सर्वश्रेष्ठ समय है। फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखें, फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, और फिर आप लग जाएंगे, रम जाएंगे, और फिर ये केतु आपको आध्यात्मिक रास्ते पर लेकर जाएगा, साधना के रास्ते पर लेकर जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि केतु पर शनि की दृष्टि है, फिर केतु पर शनि की दृष्टि है, फिर अभी भी गड़बड़ है। शनि डिटैच करता है, अब आपको केतु की चीजों से डिटैच कर देगा। अगर आपका केतु, मान लीजिए चंद्रमा और केतु किसी एक ही राशि में बैठे हैं और गोचर के शनि की दृष्टि आ रही है, तो वो समय आप इतनी दुविधा में होगे कि मैं करूं भी और नहीं भी करूं, करूं भी नहीं भी करूं, वो पीरियड आपका
क्योंकि शनि जो है वो 2.5 साल तक एक राशि में रहता है, लेकिन 2.5 साल तक आपको उसका असर नहीं मिलेगा। शनि की डिग्री और चंद्रमा और केतु की डिग्री में कितना अंतर है, दृष्टि का कितना अंतर है, उससे फर्क पड़ेगा कि कब वो आपको कितना परेशान करेगा। वो पीरियड आपके लिए बहुत पेनफुल होगा मानसिक तौर पे। कई बार आपने ऐसे जीवन में देखा होगा, हमारे ही अपने जीवन में जिसकी कुंडली में ऐसे योग होंगे कि आपको उस समय ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ छोड़ दें। 1 साल 1.25 साल का पीरियड आपकी लाइफ में ऐसा आएगा कि आप सब कुछ छोड़ दें। 6 महीने का कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, इस पीरियड में ऐसा लग रहा है सब कुछ छोड़ दें। लेकिन उसके बाद फिर हम अपनी धुन में चले जाते हैं। और अगर वही पीरियड है और आपकी कुंडली में आध्यात्मिक उन्नति के या आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के योग है, तो यही समय होता है, यही गोचर का समय होता है, जो गोचर के प्लैनेट आपकी कुंडली के केतु से संबंध बनाते हैं और आप सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक रास्ते पर चले जाओ। तो केतु स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा ग्रह है, यही आपको मोक्ष देता है। तो अब आप लोग अपनी चार्ट में लगा के देखिएगा कि आपका केतु कहाँ है और आपको मोक्ष मिलने वाला है या नहीं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है या नहीं। इस चीज को आप नवमांश कुंडली पर भी लगा सकते हैं। नवमांश कुंडली के क्या नवमेश और पंचमेश से केतु का संबंध बन रहा है? क्या नवमांश कुंडली में, नवमांश कुंडली क्या है? आप धर्म की कुंडली है, आपके भाग्य की कुंडली। तो नवमांश कुंडली में क्या गुरु के साथ संबंध बन रहा है? अगर आपकी लग्न कुंडली में नहीं बन रहा है लेकिन नवमांश कुंडली में ये संबंध बन रहे हैं, तो भी आपकी धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति है। आप मत देखिए D20, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है। आपका चार्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वैसे तो आपको लग्न कुंडली से ही पता चल जाएगा कि आपका किन ग्रहों के साथ संबंध बन रहा है, वरना सिर्फ जुपिटर के साथ केतु का संबंध है, पता चला जुपिटर के साथ केतु का संबंध है, लेकिन साथ ही साथ मंगल भाई साहब भी आ गए, शुक्र बहन भी आ गई, या शुक्र गुरु जी भी आ गए, तो अब व्यक्ति लटक रहा है और मैम हम बोल रहे हैं 11th हाउस में अगर केतु है जुपिटर की 12 नंबर में साइन में, तो 12 नंबर साइन में केतु है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो पंचमेश से संबंध बना रहा है, नवमेश से संबंध बना रहा है, 12वें के लॉर्ड के साथ संबंध बना रहा है? क्या वो अकेले बुध के साथ संबंध बना रहा है? क्या वो जुपिटर के साथ संबंध बना रहा है? वही अगर वही नहीं सूत्र बना है। रहा है तो आप सिर्फ ये बातें करेंगे कि भाई मैं सब कुछ छोड़ के जाने का मन हो रहा है, मन हो रहा है, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगी, सिर्फ बातें करेंगे, आप छोड़ नहीं पाएंगे। 100% लग रहा है दीदी। हमारा, मैं जब गुरु मंत्र लिया था 22 साल का था, तो ट्रांजिट का गुरु उसको देखता है। नवमांश में पंचमेश बुध नवमेश बुध उनको देख रहे हैं, पंचमेश शनि देख रहे हैं पंचम तृतीय दृष्टि से, और गुरु नवम दृष्टि से देख रहे हैं। केतु 12वें में है, तो पूरा केतु 12वें में ये है, केतु नवम दृष्टि से देख रहे हैं। नवमेश सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, पंचमेश तृतीय दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये जो सूत्र मैंने बताया है, ये कोई मेरा 100%। अपना सूत्र नहीं है, ये बहुत बड़े योगी ऋषि मुनि का सूत्र है, जो मैं पिछले कई दिनों से केतु का अध्ययन कर रही थी। एक्चुअली मेरा फेवरेट प्लैनेट अगर कोई है ना, तो वो केतु है। केतु पे आप मुझे ये बोलिए कि आप हर राशि पे बोल दीजिए,
हर भाव पे बोल दीजिए, सिग्निफिकेंस पे बोल दीजिए। तो शायद मेरे पास केतु के लिए इतना बोलने के लिए है, इतना बोलने के लिए है कि राहु पर आज तक इतना नहीं बोला गया, क्योंकि दीदी केतु ही वो ग्रह है जो आपको एक्चुअल में आपकी पहचान कराता है। आपको वो दिखाता है आप क्यों आए हो। कहते हैं ना हमारा पास्ट पास्ट। अभी देखिए, ये केतु का ही प्रभाव है जो हमने, ऐसा कुछ इंटेंशनली मैंने नहीं बोला कि अगर आप पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं, अगर आप पूर्व जन्म और कर्म को नहीं मानते हैं तो आप आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते। आपका दीदी कनेक्शन ही नहीं है ना जी। केतु थर्ड हाउस का नहीं बताया आपने। बता देंगे, थर्ड हाउस का भी बता देंगे। देखिए ये मेरा स्पिरिचुअल थर्ड हाउस क्या है, तीसरा भाव क्या है, सिर्फ मैं स्पिरिचुअल एंगल से बता रही हूँ। तीसरा भाव आपका जो है स्किल है, पुरुषार्थ है। बाकी छोड़ दीजिए, मेरे पड़ोसी मेरे भाई भाई सब छोड़ दीजिए। पुरुषार्थ है, और वो हार्ड डिस्क है जो आप पिछले जन्म से स्टोर करके, यानी आप एफर्ट लेते हो। सबसे पहले कोई भी चीज सीखना आप कहाँ शुरू करते हो, तीसरे भाव से। तो तीसरे भाव में बैठा हुआ केतु अगर बहुत अच्छा केतु है, तो ये आपके अंदर वो पास्ट के इंट्यूशंस लेकर आ जाता है। केतु की दशा में, तीसरे भाव के स्वामी की दशा में आपके अंदर वो अचानक से चीजें जागृत हो जाएंगी। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, ये तो मुझे पता नहीं था, ये तो मुझे आता भी नहीं था, ये मैं कहाँ, ये कौन से मेरे हार्ड डिस्क में स्टोर है जो बाहर निकल के आ रहा है। पुरुषार्थ है ये, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब ये हो गया कि आप करिए, भूल जाइए, करिए भूल जाइए। आप ये मत सोचिए ये मैं कर रहा हूं। कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। आपके पास वो सारी चीजें, सारा ज्ञान, आपके एफर्ट इतने फाइन हो जाएंगे, इतने फाइन हो जाएंगे। तीसरा भाव ही स्टार्ट होता है, हमारी फ्री विल का पहला भाव तीसरा भाव है, पुरुषार्थ। यही वो भाव है जहां से हम कुछ करना शुरू करते हैं। हम कुछ करना शुरू करते हैं अर्थात उसमें मैं नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए। मुझे आता है, क्यों आता है। दूसरा भाव आपके संस्कारों का भाव है। आपका संस्कार, आपका कुटुंब, आपकी अर्ली एजुकेशन। अर्ली एजुकेशन, दूसरे भाव को अगर आप देख लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि व्यक्ति कैसे संस्कार लेके पैदा हुआ है। आपको कुछ कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कौन से एटमॉस्फेयर में रह रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग कहाँ हुई है, वो कहाँ पर, नहीं, आपको पता चल जाएगा ये व्यक्ति के अंदर क्या है, ये किन चीजों से सिला गया है, कौन से संस्कार हैं इसके अंदर। चोर के घर में साधु का पैदा हो जाना, या साधु के घर में चोर का पैदा हो जाना, दूसरा भाव दिख जाएगा आपको। ये कौन सा दूसरे प्लेनेट भाव में चोर होगा, कौन सा प्लेनेट साधु होगा। आपको पता चल जाएगा ना कि भाई उन उस भाव में कौन से ग्रह हैं। पंचमेश आके बैठा, क्या बात है, नवमेश आके बैठा, क्या बात है, लग्नेश आके बैठा, क्या बात है, कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट आके बैठा, क्या बात है। यानी संस्कार, भले ही मान लीजिए उसका पिता अच्छा नहीं होगा या सराउंडिंग अच्छी नहीं होगी, फिर भी आप बोल सकते हो कि आप हो एक बहुत अच्छी सोच, आपके अंदर है वो संस्कार, कि आपको पता है दया क्या है, धर्म क्या है, सही क्या है, गलत है। संस्कार क्या है, यही है षड रिपु से की मृत्यु, यही है ना संस्कार। आपको दूसरे भाव से पता चल जाएगा, यानी वो जो संस्कार लेके आप पैदा हुए हो, और तीसरे भाव में उन्हीं संस्कारों के साथ पहला किया गया कर्म।
कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो ये तीसरा भाव वही पालना है। जब छोटा बच्चा कुछ एक्टिविटी करता है, पहली बार जब एफर्ट लेता है, तब पता चलता है ना ये क्या करेगा। मोटर स्किल्स, हम जिन मोटर स्किल्स की बात करते हैं, ये है ना कि बच्चों को मोटर स्किल्स के लिए तीसरा भाव हैंड है। उनको मोटर स्किल्स के लिए तो आटे का डो बना के दो, ठीक है, क्ले दो, एक्टिविटीज करवाओ। थर्ड हाउस इज एक्टिविटी, हाउस ऑफ एक्टिविटी। वो तीसरे भाव से पता चल जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में वो किस दिशा में बढ़ने वाला है। एक एक भाव इतनी खूबसूरती के साथ, अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी को दो तरीके से समझा जा सकता है। एक है, या तो आप इसलिए समझिए कि आपको प्रिडिक्शन करनी है, या तो आप इसलिए समझिए कि एक्चुअल में आपको भाव, राशि, ग्रहों को समझना है। अगर अपने भाव, राशि और ग्रहों को समझ लिया ना, तो आपको प्रिडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। प्रिडिक्शन आपके मुंह से निकलेगा और जो निकलेगा बस वही होगा। हम सूत्र रट रहे, कितने रटोगे, कितने सूत्र रटोगे? आपने भाव को नहीं समझा, आपने राशि को नहीं समझा, आपने ग्रहों के सिग्निफिकेंस को, उनका नेचर नहीं समझा, आप कितने सूत्र रटोगे? और क्या है हमारी एस्ट्रोलॉजी? भाव भाविष्कारक, इतनी है। तो सबसे पहले तो भाव को शांति से समझ जाइए, आपको ग्रह का मतलब समझ में आ जाएगा कि तीसरा भाव, तीसरे भाव में बैठे हुए ग्रह, इस पे इन्फ्लुएंस करने वाले ग्रह, या आपको क्या बता रहे हैं, व्यक्ति कैसा हो। ये फ्री विल का भाव है, ये वही फ्री विल है जिस फ्री विल में रह के आप कुछ अच्छा करोगे या बुरा करोगे। पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, ये कहावत वही से है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ, फिर हम इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना दीदी? बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए इसके साथ आपके साथ अभी ये कुछ 3 मेरे न्यू एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज आने वाले हैं जो आप लोगों के लिए ही है। सबसे पहला कोर्स है मेरा बीटीआर का कोर्स, यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। हमारे पास कुंडलियां आती हैं और कई बार ऐसा होता है कि उनके पास समय नहीं होता, जन्म समय नहीं होता, या अप्रॉक्स समय नहीं होता, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का डिफरेंस होता है। और अगर एक एस्ट्रोलॉजर के पास, हमारे पास जो मेन टूल है वो क्या है, किसी का बर्थ चार्ट कुछ प्रिडिक्ट करने के लिए हमारा जो ज्ञान है, जो सूत्रों का ज्ञान है, जो अभी मैंने आपको कुछ सूत्र बताए, इन सूत्रों का ज्ञान हम लगाएंगे तो किस पर लगाएंगे? हम कोई फेस रीडर नहीं है, हम पाम रीडर नहीं है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास एक 12 खाने की कुंडली होती है, ठीक है, जिसे हम जन्म पत्री कहते हैं। उन जन्म पत्री में बनने वाले योग, लग्न में उदित होने वाली जो आपकी राशि है, उसके हिसाब से हम व्यक्ति के बारे में बताते हैं। तो अगर वो समय ही करेक्ट ना हो, तो बहुत सारी चीजें, हमारा ज्ञान होते हुए भी हम शायद उसे सही प्रेडिक्ट ना कर पाए। तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी कि भाई व्यक्ति का समय सही है या नहीं है, या हम उसे सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो उसके बहुत सारे कुछ अपनी टेक्निक्स हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ 12-13 टेक्निक्स दी हुई हैं, जिन टेक्निक्स को लगा करके हम ये पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का समय सही है या नहीं। क्योंकि जब तक हम सही समय पे प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, यानी सही जन्म समय पे प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, तो हमारी प्रिडिक्शन सही नहीं आए। तो ये आप सीख सकते हैं। इसमें आपकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी, केपी, ठीक है, और साथ ही साथ उत्तर कालामृत के काफी हैं सूत्र, सदाशिवगिरी मेथड है। तो ये काफी मेथड्स हैं। मतलब अगर आपको डाउट हो रहा है कि भाई मैं वैदिक से निकाल रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या कोई दूसरा एक टूल लगा लें,
तो आप नाड़ी का टूल लगा सकते हैं, आप केपी का लगा सकते हैं, आप उत्तर कालामृत की चीजों को उनके मेथड्स लगा सकते हैं, सदाशिवगिरी मेथड है वो लगा सकते हैं। मतलब 3-4 मेथड्स को आप लगा करके वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं जो मेरी कैलकुलेशन आई है वो बिल्कुल सही आई है, इवेंट्स को मैच करके। और फिर आप उसके सेकेंड्स के समय तक पहुंच सकते हैं, सेकेंड्स के समय तक पहुंच सकते हैं, और फिर आप अपनी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा कोर्स है प्रोफेशन का कोर्स। सबसे बड़ा सवाल, मैं क्या करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगी, क्या मैं डॉक्टर बनूंगी, क्या मैं लॉयर बनूंगी, क्या मैं इंजीनियर बनूंगी, क्या मैं शेफ बनूंगी, क्या मैं XYZ कुछ भी बनूंगी या बनूंगा, क्या होगा मेरा प्रोफेशन। ठीक है। इसके पहले एजुकेशन का भी पार्ट आता है कि ऑब्वियस सी बात है कि आपने एजुकेशन की क्या ली है। कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए आपको स्पेसिफिक एजुकेशन लेनी ही पड़ती है, क्योंकि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर की एजुकेशन लेनी ही पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी मल्टीपल आपके प्रोफेशन है, या आपको आपको ये पता हो कि मेरा प्रोफेशन किस चीज का होगा, तो आप एजुकेशन उस तरीके के ले सकते हैं। दोनों चीजें। कई बार ऐसा होता है कि हम एजुकेशन तो ले लेते हैं लेकिन हमारा प्रोफेशन वो नहीं होता। एजुकेशन हम ले लेते हैं, हमारा प्रोफेशन नहीं होता। एजुकेशन की लेने के कई नियम हैं। क्या? हमारे पेरेंट्स का दबाव, हमारे आसपास से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमारे रिलेटिव से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पेरेंट्स को पता होता है नहीं नहीं आपको तो यही करना है क्योंकि मेरा ये ड्रीम है, आप मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ आप डॉक्टर बने, आप लॉयर बने, आप जज बने, XYZ कुछ भी बने, तो आप यही पढ़ाई करिए। आपने पढ़ लिया क्योंकि आप उस समय आपके पास कोई इतनी फ्रीडम नहीं होती है ना, आपके पास उतना फाइनेंस होता है सेल्फ, क्योंकि आज के समय में एजुकेशन बहुत महंगी है। तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद पता चला पढ़ तो लिया, डिग्री तो ले ली, अब करना कुछ और है। डॉक्टर की डिग्री ले ली, इंजीनियर की डिग्री ले ली, ठीक है। अब आप कह रहे हो भाई मैं तो IAS बनूंगा, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाऊंगा, मैं मेरे से ये ना होना है, मेरे को तो हाई क्लास जॉब चाहिए। ठीक है। तो मेरा प्रोफेशन क्या होगा? ऑल टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रोफेशन। प्रोफेशन के देखने के लिए हमें किन किन चार्ट्स की जरूरत पड़ेगी? D1, D9, D10। D1, D9, D10। अब वो प्रोफेशन सर्विस होगा या बिजनेस होगा? प्रोफेशन सर्विस होगा या बिजनेस होगा, इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि आपकी कुंडली में धन योग कितना है। ये बहुत बड़ी चीज है कि आप किस क्लास की जॉब करोगे या किस क्लास का बिजनेस करोगे, क्योंकि इन दोनों का मोटिव क्या है? धन। तो पहले आपको वो देखना आना चाहिए कि मेरी कुंडली में धन योग कितना है, मैं किस लेवल का बिजनेस कर सकता हूं या किस लेवल की जॉब मुझे मिलेगी। अगर कि कोई आपकी कुंडली में प्रिडिक्ट करता है कि आपको बहुत बड़ी जॉब मिलेगी, हायर क्लास की जॉब मिलेगी, लेकिन आपकी कुंडली में धन योग ही नहीं है, तो क्या मिलेगा आपको? सैलरी मात्र मिलेगी, या हो सकता है वो भी छूट जाए। या आप बड़े बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में धन योग नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट किया गया सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। तो धन योग देखना, नेचर ऑफ सर्विस और बिजनेस, किस तरीके का आप बिजनेस करेंगे, नेचर क्या होगा। आप कपड़ा बेचेंगे, खाना बेचेंगे, स्टेशनरी का सामान बेचेंगे, आपकी मर्सिडीज की का शोरूम होगा, कार्स बेचेंगे, जैसा आर्मी में जाएगा कि नहीं जाएगा ऐसे। आर्मी में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, जज बनेंगे, हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे, जेल में काम कर रहे होंगे। आपका सर्विस प्रोफेशन बिजनेस होगा या सर्विस प्रोफेशन जॉब होगी, कैसा होगा? सर्विस रिलेटेड, मतलब सर्विस रिलेटेड यानी आप किसी को सर्विस दे रहे हो, ठीक है।
ये तो ये D10 सारी कहाँ चीज से मिलेगा दीदी? D9 तक तो आता है, उसमें D10 सब तो नहीं आता है, आता। मैं बता दूंगी आपको, सब आता है, बता दूंगी। D10। फर्स्ट, हाँ, तो फर्स्ट हमारी जॉब कब लगेगी, फिर उसके बाद फर्स्ट सैलरी। कई बार ऐसा होता है जॉब तो लग गई और उसके बाद 10 ही दिन बाद आपको पता चलता है कि अरे जॉब तो लग गई लेकिन मुझे बोल दिया आप मत आना, यू आर नॉट मच कैलिबर फॉर दिस जॉब, आपको जॉब से निकाल दिया। तो क्या फर्स्ट जॉब लगने के साथ साथ उसी समय फर्स्ट सैलरी की भी योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में, या फर्स्ट सैलरी के योग बन रहे हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट जॉब आपको लग जाएगी। प्रमोशन, आपके बिजनेस या प्रोफेशन में प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा? प्रमोशन ही लिखते हैं, वैसे हम लोग डिमोशन नहीं लिखते, गलत बातें नहीं करते, लेकिन फिर भी ये तो जीवन का सत्य है, होगा तो क्या होगा, प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा? ट्रांसफर, ट्रांसफर जो होगा वो भी कैसा होगा, आपके मन मुताबिक होगा, आपके फेवर में होगा, या पता चला ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया कि अब आप ये सोच रहे हो कि अब मैं कहाँ फंस गया। ग्रोथ के लिए ट्रांसफर होगा या लॉस के लिए ट्रांसफर होगा? चेंज ऑफ जॉब, अब चेंज ऑफ जॉब में भी वही बात आ गई कि चेंज करोगे जॉब, आप स्वयं से चेंज करोगे जॉब या चेंज हो जाएगी, जिसे हम लॉस ऑफ जॉब भी कह सकते हैं, ट्रबल्स इन जॉब भी कह सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है ना कि अगर जो मेरा मैं मुझे हाइक चाहिए, मैं अपने जो प्रेजेंट सैलरी है उससे ज्यादा कुछ हाइक चाहता हूँ, या मुझे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या मुझे मिलेगी, अगर मैं जॉब चेंज करूंगा तो क्या मिलेगी, तो क्या वो योग क्या बता रहा है कि आपकी इस समय जॉब चली जाएगी और डिमोशन हो जाएगा, या आपको सडन प्रमोशन होगा और स्टेटस भी अच्छा मिलेगा और पैकेज भी अच्छा मिलेगा? वर्क चेंज अकॉर्डिंग दशा, मेजर रोल है। आपकी दशा के अकॉर्डिंग क्या आपका कार्य भी चेंज हो सकता है? यस, हो सकता है। ठीक है, तीसरा कोर्स है मैरिज एस्ट्रोलॉजी। विवाह होगा नहीं होगा, सबसे पहली बात, लोग आते हैं और बोलते हैं आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है मैरिज, क्या मेरा विवाह कब होगा? सबसे पहले हमें देखना है प्रॉमिस ऑफ मैरिज। जब तक कुंडली में किसी चीज का प्रॉमिस नहीं होगा, आपके देखने से भी कोई फायदा नहीं है। तो मैरिज एस्ट्रोलॉजी में विथ एक्यूरेट टाइमिंग आप लेके बैठ गए, आपने ट्रांजिट आपने पढ़ लिया और आपको नहीं आता है कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज कैसे देखना है, आप कैसे निकालोगे कि भाई आप अंधेरे में तीर मार रहे हो, पता चला ईश्वर ने आप उसको दिया ही नहीं है वो सुख। जब प्रॉमिस ऑफ मैरिज देखेंगे तब टाइमिंग ऑफ मैरिज निकालेंगे। फिर उसमें डिपेंड करता है लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, आपका पार्टनर कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी वेल्थ कितनी होगी, कहाँ से आप अपना पार्टनर पसंद करो, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा मतलब क्या, आपकी वर्क प्लेस में मिलेगा, आपकी मदर लेकर आएंगी, आपके फादर के थ्रू आएगा, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आएगा, आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू आएगा, आपको सोशल मीडिया से मिलेगा, पहले दूसरा जात न्यूज़पेपर का पे वो, हाँ हाँ ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मतलब आपके अदर कास्ट, हाँ, अदर अदर कास्ट में, अदर रिलीजन में, ये दोनों अलग चीजें हैं, अदर अदर कास्ट में, अदर रिलीजन में आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है, आपको किस डायरेक्शन से आपका स्पाउस मिलेगा, आपकी एक शादी है या दो शादियां हैं या मल्टीपल शादियां हैं, या शादी शादी होते हुए भी क्या आपका एक कोई और हिडन रिलेशनशिप रहेगा, ये क्या जरूरत है, ये इस चीज की जरूरत कहाँ है? इस चीज की जरूरत हमें तब ज्यादा पड़ती है जब आप किसी का की कुंडली मिलान करते हैं कि व्यक्ति का चरित्र क्या है, कैसा रहेगा व्यक्ति का चरित्र, किसी का भी, मेल फीमेल किसी का भी। डिले डिस्प्यूट सेपरेशन डिवोर्स, डिले डिस्प्यूट सेपरेशन डिवोर्स, किस तरीके से क्या होगा विवाह में,
देरी होगी, डिस्प्यूट होंगे, झगड़े होंगे, खाली सेपरेशन हो जाएगा, थोड़े दिनों के लिए अलग होंगे, या डिवोर्स ही हो जाएगा, कंप्लीटली अलग हो जाएंगे। ये चारों चीजें अलग हैं। कैसे देखेंगे, डिफरेंस कैसे करेंगे इनका? मैच मेकिंग यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। मैच मेकिंग करते समय हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, उसकी अलग अलग टेक्निक्स हैं, इसमें मैच अलग अलग मेकिंग भी है सूत्र। दीदी? ऑब्वियस मैम सी बात है। यूजिंग क्या बोला, मैच मेकिंग? मैच मेकिंग यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स लगा करके हम गुण मिलान, विवाह मिलान जो हम करते हैं वो करेंगे। कि क्योंकि मैरिज में ही आता है ना, आपके पास मैरिज का चार्ट आएगा तो आप क्या देखोगे, यही देखोगे ना, आपके पास दो लोगों का चार्ट आएगा, मेल फीमेल का, वर वधु का, लड़का लड़की का, तभी तो आप देखोगे कि भाई इनकी दोनों कुंडली में। अब प्रॉमिस भी देख लिया, टाइमिंग ऑफ मैरिज किसी एक की कुंडली से लगा के तो आप टाइमिंग ऑफ मैरिज नहीं निकाल दोगे ना। दोनों की कुंडली पता चला, आपने बोल दिया नहीं नहीं ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़की बहुत अच्छी है आपके बेटे के लिए, लेकिन पता चला कि जिस लड़की या लड़के को आप अच्छा बोल रहे हैं उस दूसरे चार्ट में अभी मैरिज का योग ही नहीं बन रहा है, तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि ये लड़का या लड़की आपके बच्चे के लिए अच्छा है? आपको वो सूत्र दोनों में लगाने पड़ेंगे ना, कि क्या दोनों की कुंडली में इस समय विवाह का योग बन रहा है, क्या दोनों की कुंड, क्या ऐसा कोई योग तो नहीं बन रहा है कि विवाह के बाद विवाह टूट जाए या किसी की डेथ हो जाए? क्या कोई स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध किसी का है कुछ ऐसा? और अगर है तो ऑब्वियस सी बात है, आप काट नहीं सकते। अगर किसी की कुंडली में विधवा का योग है या किसी की कुंडली में विडोवर का योग है तो आप काट नहीं सकते, आप ब्रह्मा नहीं हो, आपको ऐसी ही कुंडली आएगी। लेकिन हम क्या हैं, हम वी आर जस्ट अ रीडर, वी आर जस्ट अ रीडर। एस्ट्रोलॉजर को कभी भी ब्रह्मा बनने की गलती नहीं करनी चाहिए, वो सिर्फ रीडर है। उसको जो सूत्र आते हैं उसके हिसाब से और अपने ज्ञान और विवेक और ईश्वर की कृपा से सिर्फ यही बोलना चाहिए, ईश्वर की ये मर्जी है, आप इसके लिए बहुत शांति से आगे बढ़ें, ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ें। हम उसको चेतावनी दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, उसे काट नहीं सकते। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डिले इन मैरिज, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिले है मैरिज में, लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना डिले है? 30 साल के बाद होगी, 36 साल के बाद होगी, 40 साल के बाद होगी या नहीं होगी? देश काल पात्र इंडिया में है तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के हिसाब से देश काल पात्र, आप जिस भी देश में है, जिस समाज में है, उसके हिसाब से आप डिले बताएंगे। और ऑल अदर टॉपिक रिलेटेड टू मैरिज, मैरिज से रिलेटेड और कौन कौन से अदर टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट 10 टेक्निक्स होंगी। ठीक है। ट्रांजिट की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज के लिए, ट्रांजिट की टेक्निक हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ट्रांजिट की टेक्निक्स में भी जो मेजर इवेंट होते हैं हमारी लाइफ में, कंपोजिट टेक्निक्स, अदर और टेक्निक्स हैं, स्नैपशॉट टेक्निक रहेगी, चंद्रकला नाड़ी टेक्निक रहेगी, वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी टेक्निक बताऊंगी, जैमिनी की भी बताऊंगी और बीएनएन की भी बताऊंगी, कि ये 3 टेक्निक्स लगा करके हम कैसे पता लगाएंगे कि विवाह का समय, विवाह में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, या XYZ जो भी हमारे पीछे के पॉइंट्स रहे, ये सारे, ये 3 कोर्स हैं। पहला कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है, यानी BTR का कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 3200 है। प्रोफेशन का जो कोर्स स्टार्ट होगा वो 7th, ये हाँ 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 3200 है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी मेरे मुझसे कोई भी कोर्स कर चुके हैं, कोई भी कोर्स, उनके लिए 2700 है, और न्यू स्टूडेंट्स के लिए 3200 है। जो मैरिज का कोर्स है, मैरिज का कोर्स जो है वो आपका 1 तारीख यानी कि 1 मई, 1 मई से स्टार्ट होगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए वो 3200 है, और न्यू स्टूडेंट के लिए 4000। इसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज है, मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए,
जिन्होंने पहले कभी भी मेरे साथ कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है लेकिन अब वो करना चाहते हैं, अगर आप इन तीनों कोर्सेज को परचेज करते हो, बीटीआर का कोर्स, प्रोफेशन का कोर्स और मैरिज का कोर्स, तो आपको फ्लैट 2300 का डिस्काउंट मिलता है, जो बहुत बड़ा डिस्काउंट। बीटीआर कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज 3200 है, प्रोफेशन का 3200 है, मैरिज का 4000। अब इसका टोटल कॉस्ट अगर आप जोड़ते हैं तो 10,400 हुआ, 10,400। आप सभी को फ्लैट 2300 का डिस्काउंट दिया जाता है, तो आपको क्या पे करना होगा? 8,100 फॉर ऑल 3 कोर्सेज। 8,000, जस्ट पे ओनली 8,100 फॉर ऑल 3 कोर्सेज। यानी जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनको भी फायदा है, उनको ऑलरेडी डिस्काउंट पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप इन तीनों कोर्सेज को एक साथ परचेज करते हैं तो आपको 8,100 पे करना होगा। आप ये समझ लीजिए कि आप 2 कोर्स की कीमत पर 3 कोर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो आप मुझे इन दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये 2 नंबर्स हैं जिन पर आप कुछ भी इनके रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं। ये बैंक डिटेल्स और पेमेंट डिटेल्स दी गई है, यहाँ बैंक का पूरा डिटेल दिया गया है। इस नंबर पर आप जीपे, पेटीएम और फोन पे कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर आप जीपे, पेटीएम और फोन पे कर सकते हैं। बाकी इन दोनों नंबर पर आप कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं।